केंद्र में हो या राज्य में हो, तो उस हिसाब से क्या लगता है आपको कि मुस्लिम समुदाय को अपना एक रहनुमा चुनना चाहिए? रहनुमा वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। दोस्तों, हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं इनका नाम है डायरेक्टर एजाज अहमद। ये एक समाज सेवी हैं, इनका एक संस्था है और ये पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके जीवन से जुड़े कुछ पल, कुछ सक्सेसफुल बातें जानते हैं और कुछ उनसे सीखते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है एजाज सर आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल पे। कैसे हैं सर आप? सबसे पहले अनंत शुभकामनाओं के साथ आपके चैनल को धन्यवाद। आपका ये नीज नीति फले फूले और बहुत दूर तक जाए, क्योंकि मुझ जैसे नाचीज़ को बोलने का मौका मिला है, स्टूडियो में आने का मौका मिला है। मैं आपका ना मुखिया हूँ ना नेता हूँ, लेकिन मैं आपका घर का एक बेटा ज़रूर हूँ और यही आशीर्वाद के साथ मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे हूँ, आप लोगों के बीच आया हूँ। सर, आप समाज से बता सकते हैं कि आप किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, किस तरह का सेवा आप करना चाहते हैं? और देखिए, मैं एक बहुत बड़ा समाज सेवी नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक छोटा सा समाज सेवी ज़रूर हूँ। और जब से मैं होश संभाला, अपने आप को एक मैच्योर्ड हुआ, तो उस समय समझ में आया, जब अपनी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के हमने देखा इस चीज़ को, लोग पढ़ रहे हैं और जैसे तैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। जैसे हमारे आपकी ज़िंदगी जो चल रही है, कोई अगर गाइड किया रहता तो हम लोग कोई और मकाम पे होते। तो उस स्थिति में हमने देखा कि लोगों को कहीं गाइड करनी चाहिए। उस दरमियान हमने एक छोटा सा NGO का रजिस्ट्रेशन कराया और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम जो किया, वो शिक्षा और एजुकेशन के साथ साथ एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीज़ें पे हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से काम किया है और आज हज़ारों लोगों को रोज़गार प्रदान किया हूँ उस NGO के माध्यम से। मैं अपनी कहानी बताने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। जी सर, NGO का क्या नाम बताया आपने? हाँ, मेरा NGO KKSJS हजारीबाग से नाम से चर्चित है, जो हजारीबाग में। KKSJS फुल फॉर्म क्या है सर? कुल्हारा कुर्द सूक्ष्म जल छाजन समिति। अच्छा जी सर, आप एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, हेल्थ के ऊपर काम करते हैं? बिल्कुल, दोनों चीज़ों पे और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल। तो सर, कितने लोगों को लगभग आपने अब तक फ़ायदा पहुंचाया है? अभी अपनी इस छोटी सी उम्र में मैंने 1000 लोगों को रोजगार से प्राप्त दिया है लोगों को, जिससे रोजगार से वो लोग आज बहुत खुशहाल हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लेके, जैसे आज वो अनपढ़ हो तब भी, अनएजुकेटेड हो तब भी, लेकिन कुछ लोगों का सोच होता है कि सर मैं एक हायर एजुकेशन में जाऊं। तो एजुकेशन के माध्यम से हम लोग ना बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए हमारी संस्था उन्हें कुछ प्रोवाइड कराती है, कॉलेजेज, जहां पे वो बच्चे एडमिशन करके और अच्छी पढ़ाई करते हैं। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बच्चों को, हम लोग 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं उनको ले लेते हैं, हमारी संस्था उसे गोद लेती है। और आपके पास भी अगर बच्चे हैं तो आप बिंदास मेरे पास भेजेंगे। ये इस चैनल के माध्यम से जो आप सुन पा रहे हैं वो सही सुन पा रहे हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे तक भेजेंगे और आपके जो 12th पास आउट बच्चे हैं उन बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराएंगे, जहाँ पे 3 लाख का खर्च आता है, जो पूरी की पूरी संस्था हमारी पे करेगी उसको। जी सर, बहुत अच्छी बात है। सर, आप बताएं कि इसमें जो बच्चे आपके पास आना चाहते हैं उनकी शिक्षा कितनी होनी चाहिए? मिनिमम या मैक्सिमम कुछ लिमिट होगा ऐसा? मिनिमम मैक्सिमम जो शिक्षा है वो अब झारखंड की एजुकेशन हो या पूरी ऑल ओवर इंडिया की एजुकेशन हो, उसकी 12वीं पास होनी चाहिए, जिसे हम लोग 12th क्लास बोलते हैं। इंटर पास होना चाहिए बच्चा, किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई डजेंट मैटर कि आप किस स्ट्रीम से आ रहे हैं, लेकिन हमने जो एजुकेशन दे रहा है वो हमारा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराना, तो वो किसी भी स्ट्रीम से आप आ सकते हैं। बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मैं एक चीज़ देखा हूँ कि आजकल बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई किए, बहुत पढ़ाई किए, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट है, PG कर लिया, MA कर लिया, सब कुछ कर लिए, लेकिन वो अच्छा नौकरी नहीं है उनके पास। तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? कहाँ उनकी पढ़ाई में कमी है या फिर कुछ बताएंगे आप? ये सवाल जो आपका है मेरे सलाखों पे है, हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता है सर, और मेरे मन में भी ये सवाल आ रहा था, तभी मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। क्योंकि हम जैसे जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको आज के मॉडर्न युग के अकॉर्डिंग एजुकेशन लेना होगा, जमाने के अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन लेना होगा। आप अगर आप BA कर लिए हैं, PG कर लिए हैं, हाँ, उसके बाद भी आप बेरोजगार रहेंगे, तो ये रीजन आप खुद हैं। इसका कहने का मतलब है कि हमारा एक स्लोगन है कि हुनर है तो कदर है, हुनर नहीं है तो कदर नहीं है सर।
मतलब कि आपने बहुत अच्छा वेल एजुकेटेड, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन आपके अंदर हुनर नहीं है। जैसे हमारे ऊपर पंखे लगे हुए हैं, पंखे खराब हो गए, अचानक हमें बुलाना पड़ता है इलेक्ट्रिशियन को। इलेक्ट्रिशियन के अंदर वो हुनर है, हाँ, वो हमारे अंदर हुनर नहीं है, तो हम लोग हुनर देने का काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि हम लोग टेक्निकल डिग्री, टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं, जहाँ से बच्चे बेरोजगारी से दूर हो पाएंगे। और अगर वो टेक्निकल डिग्री नहीं लेंगे और ये मॉडर्न युग की पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो दिन प्रतिदिन बेरोजगारी और बढ़ती चली जाएगी। सर थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि टेक्निकल डिग्री मतलब क्या, आप थोड़ा आसान शब्दों में इसे। आसान शब्दों में टेक्निकल बोले तो आप देखेंगे कि बहुत सारी अभी इतनी गाड़ियां चल रही हैं रोड में, मैकेनिक का जरूरत होता है। जगह जगह पे हर हाईवे के बगल में आपको एक अच्छे मैकेनिक मिल जाएंगे, लेकिन वो बेचारे मैकेनिक एक मैकेनिक बन के रह जाते हैं, उनको कोई इंजीनियर नहीं बोलता है, क्योंकि उसके पास मैकेनिकल की डिग्री नहीं होती है। अच्छा। उनके पास डिप्लोमा की डिग्री नहीं होती है, जिसकी वजह से वो एक आम मिस्त्री बोल के उसको लोग मतलब तरजीह देते हैं, जहाँ पे बड़ा पैसा नहीं कमा पाता है। लेकिन वही वो एक इंजीनियर रहेगा तो बड़ी बड़ी टाटा जैसी कंपनियां, मारुति सुजुकी जैसी कंपनियां, है ना, और जो टोयोटा जैसी कंपनी उसको हायर करेगी और वो मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में वहाँ पे जॉब करेंगे। तो बेसिकली आप स्किल डेवलप करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर सोर्स हो पाता है तो उससे आप प्लेसमेंट भी देते हैं। प्लेसमेंट भी प्लेसमेंट ठीक है सर, ये अच्छी बात है, अच्छा काम है ये समाज सेवा। और सर सेवा में अब जैसे और क्या है सर, ये तो ठीक है, लेकिन समाज सेवा में एक होता है ना कि गरीब लोगों की मदद कर देना या फिर कुछ ऐसा। हम लोग के बीच एक छोटी सी उम्र में एक सामने चीज़ें आया, कोरोना काल में लोग त्राही हो रहे थे, उस बीच में ये छोटा नाचीज भी उन लोगों के बीच गया, जहाँ पे लोगों को खाने पीने के कुछ चीज़ें मुहैया करा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सबसे बड़ा काम किया ना, वो हेल्थ पे काम किया। अच्छा। हाँ, लोग अगर स्वस्थ रहेंगे तभी वो कहीं पे जॉब भी कर पाएंगे। लोग अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो घर में ही पड़े रहेंगे, बेड पे पड़े रहेंगे। क्या काम किया हेल्थ में? जैसे हम लोगों ने लगाया कि अभी लोग शुगर पेशेंट से परेशान हो जाते हैं, जो लंबी समय, असाध्य रोगी से हम लोग बोलते हैं, जो लंबे समय से लोग बीमार रहते हैं। सर्दी खांसी बुखार तो एक आम बीमारी है, लेकिन किसी का शुगर हो गया है, किसी का गैस का प्रॉब्लम है, स्टोन है, घुटने दर्द से परेशान है लोग, है ना, लिकोरिया से परेशान है। तो जो ऐसी बीमारी, असाध्य रोग की बीमारी, जो लंबे समय दवा खाना पड़ता है, अच्छा। वैसे लोगों को हमारी संस्था उनको लंबे समय तक दवाइयाँ फ्री में मुहैया कराती है। अच्छा। ये दवाइयाँ जो फ्री में उनको दिया जाता है जी। हाँ, वो दवा खा के आज उनका ही आशीर्वाद है जो मैं आज आपके चैनल तक बोल पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। सर आप पॉलिटिकली कैसे इन्वॉल्व हैं, मतलब अभी तो चुनाव का भी समय चल रहा है, तो किस नज़रिए से देखते हैं इस चुनाव को आप? देखिए, चुनाव में एक विधानसभा का चुनाव है, ये छोटी सी कोई मुखिया का चुनाव नहीं है। विधानसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। मैंने भी इसको ऑब्जर्व किया, कुछ दिन क्षेत्र में मैं गया, देखा, यहाँ पे तरह तरह की पार्टियां भी आई हुई है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों की पार्टियां यहाँ पे बिल्कुल जोर शोर से लगी हुई है। रोमांचक मैच जिसे बोला जाता है, तो रोमांचक यहाँ पे चल रहा है, एकदम कसमकस है। ये बरकट्ठा का जो सीट है, हॉट सीट में गिना जा रहा है। तो मैं अपने नजरिए से मैं क्षेत्र भ्रमण किया तो दोनों तरफ में देखा, लेकिन ज़्यादातर रिजल्ट देखने को मिला कि आज का जो मौजूदा सरकार है, जिनका अभी 5 साल हम लोगों ने देखा हेमंत सरकार को, तो लोगों ने नारा लगाया, हेमंत है तो हिम्मत है, एक बार हेमंत दोबारा, ठीक है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा, ये सब देखने को मिला। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं हेमंत सरकार लगता है फिर से अपना सरकार पे आएंगे। सर मेरा सवाल ये था कि क्या मुद्दे होने चाहिए एक चुनाव को जीतने के लिए? जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, या फिर इन सभी मुद्दे को ज़्यादातर लोग अभी बहुत सारे जो आते हैं कैंडिडेट, उनके पास ये मुद्दा नहीं है। अभी लोगों को डराया जा रहा है धर्म के नाम पे। तो सर मुझे लगता है कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं ये धर्म वाला जो मामला है, इसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। आखिर धर्म के नाम पे हम वोटिंग क्यों करें? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये जो चुनाव में लोग धर्म को लेकर आते हैं, वो एक कोई नेता नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। राजनेता का मतलब होता है कि लोगों की विकास करना। जो मैं पहले कुछ देर पहले बताया, आप नींव को मजबूत कर रहे हैं तभी आपका विकास होगा। विकास की बात करें तो हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली। आप देखिए यहाँ पे विकास का मुद्दा आ गया। मैं क्यों बोला हेमंत सरकार फिर से दोबारा बनेगी? क्योंकि आज महिलाओं को जो जरूरत की चीज़ें हैं, पर्सनल जरूरत की चीज़ें होती है, उसके लिए उन्होंने 1000 रुपया मैया सम्मान योजना के नाम से देना शुरू कर दिया।
मैं बताना चाहूँगा आपको कि सेंट्रल में पूरी चीज़ें मतलब टोटल 48 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एक्टिव होते हैं। 48 डिपार्टमेंट में पूरा सिस्टम समाया हुआ है, पूरा विकास का मुद्दा समाया हुआ है। लेकिन झारखंड में सिर्फ 32 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो एक्टिव हैं। उसी 32 डिपार्टमेंट में से कुछ डिपार्टमेंट को ऐसा उठाया गया जहाँ से उन्होंने 300 करोड़ की बिजली माफ़ कर दिया, जहाँ पे किसान का 2 लाख तक का लोन माफ़ कर दिया। तो ये किसान अपने आप में बिल्कुल आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि यार किसान का जो आज कुछ 2 लाख का जो किसान है पूरे घर का धान बेच देगा तब भी वो 2 लाख कर्ज नहीं पूरा कर पाएगा। और उस किसान का अगर वो बिल माफ़ हो गया है तो क्यों ना वो मौजूदा सरकार को चाहेगा। जी नहीं सर, लेकिन बात सर जैसे धर्म के नाम पे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैंने फीडबैक लिया हुआ है। तो मुस्लिम समाज के जो है स्पेशली उनका कहना है कि हम अपना वसूद कब बनाएंगे। कुछ हद तक सर ये जो सरकारें अभी मुस्लिम को जिस तरह से दरकिनार करती हैं, केंद्र में हो या राज्य में हो, तो उस हिसाब से क्या लगता है आपको कि मुस्लिम समुदाय को अपना एक रहनुमा चुनना चाहिए? रहनुमा बोल के एक विधायक या फिर एमएलए जो भी है सब लोकसभा में आम सभा में कैंडिडेट को बढ़ाना चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह हमारी आबादी है, आबादी के अकॉर्डिंग हमें तो इस राजनीतिक में भी हिस्सा मिलना चाहिए। जो आबादी हमारे पास है, आज हम 18% हैं और हमारे पास कोई राजनेता नहीं है, तो कोई राजनेता ला के दे नहीं देगा आपको। राजनेता हमारे और आपके समाज से बनाना पड़ेगा। जो हमारे लोग एजुकेटेड हैं लेकिन राजनेता में उतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं, थोड़ा सा अगर मतलब नीचे से कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ परेशानियां आएंगी तो तुरंत अपने पैर को पीछे खींच लेते हैं। ये मुसीबत आपके बीच आएगी, हर चीज़ आपको झेलना पड़ेगा। कहने का मतलब है ना कि मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। कामयाब इंसान वही होता है जो मलाई को फूंक मार दे और चाय को पी जाए। लेकिन हम और अब क्या करते हैं कि अगर थोड़ी सी कोई आपके मतलब लांछना कर दिया, कोई क्रिटिसाइज कर दिया तो तुरंत हम बोलते नहीं वो तो मेरा शिकायत कर रहा है, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नेता का मतलब ये होता है कि आपको हर एक चीज़ को सुनते हुए, हर एक चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना होगा और जिस मिशन के साथ आप चले हैं उसको लेके आगे चलना होगा, तब आप कामयाब होंगे। सर आपने कहा कि हमारे बीच से कोई बना के नहीं देगा जी, हमारे बीच से नेता बनाना पड़ेगा। तो सर नेता बनने के लिए क्या होना चाहिए? एक नेता में क्या खूबी होनी चाहिए कि आप मतलब अभी इलेक्शन का दौर है सर, 4, 5, 10 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हो गए, तो क्या ये लक्षण है? मतलब कैसे बनाया जा सकता है एक अच्छा नेता? आप बताएं जरा। देखिए, लोगों को लगता है ना कि हम मैच्योरिटी में वोट देंगे तो वो मेरे नेता बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। आप सिर्फ वोटिंग करके नेता नहीं बना सकते हैं। नेता बनने के लिए आपको सबसे पहले बात है कि लोगों की नज़र में बसना होगा, लोगों के दिलों में बसना होगा, और आपका जो फेस है ना, आपका जो चेहरा है, आपका नाम और चेहरा दोनों लोगों की नज़र में बसना होगा। वो कैसे होगा? कभी कभी आप कभी थाना को घिराव करिए, कभी ब्लॉक घिराव करिए, कभी कोई प्रोटेस्ट करिए, कभी अभी आप देखिए हमारे रामगिरी महाराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल दिए। कोई हमारे मुस्लिम भाई आए सामने बोलने के लिए? नहीं बोलने के लिए आए। उनको आगे आना चाहिए, वो प्रोटेस्ट करना चाहिए, तभी तो मुस्लिमों का काफिला दिखता कि नहीं ये लोग एक्टिव है, इसका एक लीडर है। लेकिन सब लोग कब नेता बनने के लिए आते हैं? जब आप देखेंगे वोट आ गया तो वोट मांगने के लिए नजर आ जाएंगे। तो इस स्थिति में आप नेता नहीं बन सकते हैं। इसलिए नेता बनने के लिए आपको बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आप जालियांवाला बाग को देख लीजिए, आप पुरानी हिस्ट्री को उठा के देख लीजिए, आप जो शासन चला है, मुसलमानों को 1400 साल राज चला है, तो ऐसे ही नहीं चला है। इसलिए उस चीज़ों को आपको देखना होगा। तो सर ऐसा नहीं, आपके बातों से ऐसा नहीं लग रहा कि जहाँ भी धर्म के नाम पे किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को किया जा रहा है या फिर तकलीफ हो रहा है तो आप खड़े हो जाएं? ये तो सर फिर वही बात होगी ना कि धर्म की राजनीति हो। ऐसा नहीं है कि आप जब अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमेशा मौजूद रहें हर सुख दुख में, चाहे वो कौम कोई भी हो। कोई भी। अब धर्म के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, आपको उस जगह पे जाना होगा और उनको बताना होगा कि ये लोग वो हैं जो सिर्फ धर्म पे लड़वाते हैं। आज दूसरी पार्टियां के लोगों को देख लीजिए, आज कुछ ऐसे विधायक नजर आएंगे जो दूसरे स्टेट से अपने प्रचार को स्टार प्रचारक को बुलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस क्षेत्र के 5 साल विधायक रहे, आप इस क्षेत्र में 10 साल विधायक रहे, आप इस क्षेत्र में रहे, जनता आपको जान रही है, जिस नाम से भी जान रही है, विधायक के नाम से जान रही है, तो आप अपना स्टार प्रचारक, आप ब्रांड एम्बेसडर बनिए। वो आपको का काम करके, ना कि हिंदू मुस्लिम करवा के आप दूसरे स्टेट से प्रचारक बुला रहे हैं और उस सिर्फ प्रचार करा के लोगों को सोच रहे हैं कि हम लुभा लेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, ये आपका हार का दलील है।
इससे पता चलता है कि आप हार रहे हैं, इसलिए दूसरे लोगों को सहारा लेना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, तो डूबते को दूसरे को। तो सर यहाँ तो सभी पार्टियां बुला रही हैं, बीजेपी भी बुला रही है, तो यहाँ की जो स्थानीय पार्टी है जेएमएम भी बुला रही है, सभी के तो स्टार प्रचारक आ ही रहे हैं। ये तो ठीक है, एक पार्ट है, इलेक्शन के दौरान एक दूसरे को सपोर्ट करने का पार्ट है। लेकिन सर इलेक्शन कैसे जीता जाए सर, मुद्दा क्या होना चाहिए? देखिए, मुद्दा होना चाहिए आज के ज़माने में क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, ना हमें नाली की ज़रूरत है, ना हमें बिजली की ज़रूरत है, ना हमें मतलब बहुत चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमें नाली चाहिए, बिजली चाहिए। हम हाईवे के बगल में रहते हैं, सरकार रोड बनाने के लिए पड़ी हुई है, ज़मीन भी ले लिया हम लोगों का, लेकिन रोड बनेगा। हमें सिर्फ पहला मुद्दा होना चाहिए कि बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा कैसे देंगे। अच्छा। लोकल लोगों को, मतलब जो लोगों को आज कोटा और दिल्ली मुंबई जाके पढ़ना पड़ता है, वो एजुकेशन हमारे इस बरकट्ठा विधानसभा के अंदर हो। अगर वो बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो आपको कभी ये वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो आपका प्रचारक खुद होंगे। क्योंकि आपको सबसे पहला मुद्दा होता है वो शिक्षा पे ध्यान देना है। और बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी प्लांट्स को लाइए, आप प्लांट को रोकिए। जो लोग आज यहाँ से दूसरे देश में जाके, दूसरे प्रदेश में जाके, दूसरे स्टेट में काम करते हैं और फिर उनकी डेथ होने के बाद वो ताबूत में बंद होकर आते हैं, ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है कि लोग अपने बीवी बच्चे को छोड़ के बाहर रह रहे हैं। उसको यहाँ रोकने का प्लान करना चाहिए। क्या लगता है सर, इस बार का माहौल मतलब बीजेपी निकाल पाएगी या गठबंधन का फिर आप? देखिए, चुनाव से पहले कुछ कहना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये मतदान है बराबर, और दिल में कुछ, जुबान पे कुछ, ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। कहीं पे झंडे नज़र आएंगे, कहीं पे झंडे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उस घर में वोट नज़र आएंगे। तो ये चीज़ें सबको देख रहे हैं, सबको जान रहे हैं। आज जो मैच जो हो रहा है, कभी त्रिकोणीय नजर आ जाता है, कभी पंचकोणीय हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। पंचकोणीय का मतलब 5 तरफ चले जाते हैं लोग। ठीक है, तो हमारे रेस में अभी हमारे जानकी यादव भी हैं, हमारे अमित यादव भी हैं, कुमकुम देवी जैसी एक टोटल कितने कैंडिडेट खड़े हैं सर? टोटल यहाँ पे 20 कैंडिडेट्स हैं जो मैदान में रेस हैं बरकट्ठा विधानसभा में। अच्छा, ठीक है। तो कभी बटेश्वर मेहता नजर आ जाते हैं, और लोगों का कभी कभी एक नारा आता है कि एक नारी सब पे भारी। ये कुछ भी हो सकता है। हाँ, पूरी 19 कैंडिडेट्स में, 20 कैंडिडेट्स में मतलब पूरे 19 लोग सब हैं वो, और बाकी एक हैं जो महिला हैं। ठीक है, तो पुरुष महिला के साथ भी चल रहा है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, उनकी जो छवि है, वो अपनी छवि के बल पे तो ला रहे हैं वोट, लोगों को पहचान बना रहे हैं। लेकिन जो हेमंत सोरेन ने करके दिखाया है, उसका फ़ायदा शायद जानकी यादव को मिलने वाला है। क्योंकि ये हेमंत सोरेन जैसे ही मुख्यमंत्री बने, कुछ दिन तो उनका साथ कोरोना काल ने डिस्टर्ब किया। कोरोना काल में उन्होंने बहुत मेहनत किया, बस से, फ्लाइट से, प्लेन से, है ना, लोगों को लाने का काम किया अपने स्टेट में। अच्छा। उसके बाद फिर उसके ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा कि बेचारे वो 6 महीना जेल में रहे, और 6 महीना जेल में रहने के बाद फिर उसको लास्ट समय मिला, और उन्होंने लास्ट समय में ऐसा काम करके दिखाया जो लोगों को दिल को जीत लिया है। चाहे वो अब उनके साथ वो जेल गए, जेल जाने के बाद उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि उसको एक स्टार प्रचारक मिल गई, उसकी कल्पना सोरेन। कल तक उसको हेमंत सोरेन की पत्नी बोला जाता था, लेकिन आज उनको कल्पना सोरेन के नाम से जाना जाता है। तो ये इस मुद्दे से लेकर के जेएमएम आज बहुमत में नजर आ रही है, और इस बार लगता है कि जेएमएम का सरकार बनेगा। कुछ मैसेज देना चाहते हैं आप वोटर्स को? अब वोटर्स को मैं यही बताना चाहूँगा कि जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों का निचोड़ मैंने आपको दिया। और कुल मिला के देख रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, ये नारा है, और जेएमएम की सरकार बहुत मजबूती के साथ नज़र आ रहा है इस बार। इसलिए उम्मीद है कि जेएमएम का सरकार इस बार बनेगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय दिए। और दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस इंटरव्यू से क्या सीखे, समझे, कुछ छूट गया हो, कमेंट में आप अगर सजेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले किसी नए इंटरव्यू, नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।